नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, अपन प्रतिदिन डेली सुबह 7 बजे करंट अफेयर की क्लास लगाते हैं, जिसमें अपन उस दिन के करंट अफेयर को डिटेल एनालिसिस और स्टैटिक्स जीके के साथ कवर करते हैं। उसी कड़ी में आज है 9 अक्टूबर 2024 और 9 अक्टूबर का जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है उसको अपन डिटेल एनालिसिस और स्टैटिक्स जीके के साथ इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। आप चाहे राजस्थान में या इंडिया में कोई से भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप चाहे यूपीएससी सीएससी की तैयारी कर रहे हो, स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, एसएससी बैंक रेलवे किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसमें अगर करंट अफेयर पूछा जाएगा या स्टैटिक्स जीके पूछा जाएगा तो उसके लिए अपनी ये क्लास रामबाण सिद्ध होने वाली है, क्योंकि इसके अंदर अपन डेली के डेली करंट अफेयर को डिटेल एनालिसिस और स्टैटिक्स जीके के साथ कवर करेंगे। आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी? तो इस क्लास की पीडीएफ के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। अदरवाइज इस व्हाट्सअप नंबर पर आप मैसेज कर देना, बोल देना कि सर हमें पीडीएफ भेजो, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। या हमारी वेबसाइट जाके चेक कर लेना, www.infusionnotes.com के नाम से अपनी वेबसाइट है, वो जाके चेक कर लेना। या आप इंस्टाग्राम चलाते हो तो infusion/notes नाम से हमारा जो अकाउंट है उस पर आप मैसेज कर देना, आपको इस क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट की क्वालिटी अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, मेरे लिए एक अच्छा सा कमेंट करना, और अगर इस चैनल पे आप पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए आज की क्लास को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? भारत में क्वाड राष्ट्रों के संयुक्त नौसैनिक अभ्यास कहाँ आयोजित होंगे? भारत के अंदर जो क्वाड राष्ट्र हैं उनके संयुक्त नौसैनिक अभ्यास आज से आयोजित होने प्रारंभ हुए हैं। आज से 18 तारीख तक होंगे, 10 दिन 11 दिन ये प्रोग्राम चलेंगे। ये कहाँ पर हो रहे हैं? तो विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम के अंदर क्वाड राष्ट्रों के संयुक्त नौसैनिक अभ्यास चल रहे हैं, विशाखापट्टनम भारत के अंदर। ठीक है, इसको लेकर इसके अंदर कौन कौन से देश शामिल हो गए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है। तो इसके अंदर एक तो अमेरिका, एक ऑस्ट्रेलिया और जापान। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान इस संयुक्त नौसैनिक अभ्यास के अंदर शामिल होंगे। ठीक है, और ये इस अभ्यास का नाम क्या रखा गया? मालाबार अभ्यास। मालाबार अभ्यास है 8 अक्टूबर 2024 से शुरू हो रहा है, विशाखापट्टनम के तट पर होगा। कौन कौन से देश शामिल हैं? तो इसके अंदर एक तो अमेरिका शामिल है, एक इसमें ऑस्ट्रेलिया देश शामिल होगा, और तीसरा देश मैंने आपको बताया था जापान। इसके साथ भारत तो है ही, तो इन 4 देशों के मध्य होगा। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान क्वाड राष्ट्र हैं ये, और विशाखापट्टनम के अंदर मालाबार अभ्यास के नाम से 8 अक्टूबर 2024 से 11 दिवसीय हैं। ये कितने दिवसीय हैं? तो लिख लो आप, यानी 11 दिन तक ये प्रोग्राम चलने वाला है। इसके अंदर क्या होगा? तो इसके अंदर सब वही बातें हैं जो बंदरगाह है, समुद्र हैं, उसके अंदर जो भारतीय नौसेना की जो संपत्तियां हैं, जैसे मिसाइल हो गई, कोई पनडुब्बी हो गए, हेलीकॉप्टर हो गए, उनसे अभ्यास किया जाएगा। ठीक है, ये जो मालाबार अभ्यास है वो कब प्रारंभ हुआ था? 1992 में एक द्विपक्षीय अभ्यास के रूप में ये प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था? 1992 के अंदर। के अंदर मालाबार अभ्यास शुरू हुआ था। इस बार का 8 अक्टूबर से 11 दिन के लिए चलेगा। 11 दिवसीय हैं। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत इसमें शामिल होंगे, और ये कहाँ पर होगा? विशाखापट्टनम के अंदर होगा। ठीक है, और ये समुद्री अभ्यास है तो किसका हो सकता है? ये नौसेना का है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो एग्जाम में आपसे पूछी जाती हैं, और आपको इन चीजों का विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, ये सारी जो चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे लिखी हैं, या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अदरवाइज जो मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवाऊंगा उसके अंदर तो ये सारी चीज़ें होगी ही। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आज का? अच्छा, ये स्पोर्ट करंट अफेयर में इंपॉर्टेंट बन सकता है भाई, देख लेना आप एक बार। श्रीलंका क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? श्रीलंका की जो पुरुष क्रिकेट टीम है, अंतर्राष्ट्रीय पुरुष क्रिकेट टीम है श्रीलंका की, उसके लिए नए मुख्य कोच के रूप में सनत जयसूर्या, लसित मलिंगा, कुमार संकारा और रिकी पॉन्टिंग, इनमें से किसको नियुक्त किया गया है? तो सनत जयसूर्या को। ठीक है, ये इसके अंदर राइट होगा, ये राइट आंसर है सनत जयसूर्या। तो सर इसके अंदर तो नियुक्त क्या किया गया है? सनत जयसूर्या तो पहले भी जो भारत दौरे पे श्रीलंका आई थी तभी ये उस टीम के कोच थे, लेकिन उस टाइम वो क्या थे? ये नियुक्त नहीं थे। ठीक है, अब मैं इनके बारे में कुछ चीज़ें बता देता हूँ। श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड है वो 31 मार्च 2026 तक के लिए सनत जयसूर्या को कोच रखेगी। कब तक? 31 मार्च 2026।
31 मार्च 2026 तक इनका कार्यकाल रहेगा। ठीक है, इन्होंने जुलाई के अंदर ही शुरुआत कर दिया था कोच के रूप में कार्य करने का। ठीक है, उनको अंतरिम कोच के रूप में नियुक्त किया गया था। उसके बाद में श्रीलंका, आपको पता होना चाहिए, भारत, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज खेलने की गई थी और वहां पर बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया था। ठीक है, और इस नियुक्ति को स्थायी करने का एक रीजन ये भी रहा था कि 27 वर्षों के बाद भारत को पहली बार एक दिवसीय सीरीज हराई थी श्रीलंका ने, या 27 वर्षों बाद भारत पर उनकी पहली एक दिवसीय श्रृंखला की जीत थी। ठीक है, इसके उपलक्ष्य के अंदर ही इनको स्थायी कर दिया था सनत जयसूर्या को। पहले ये क्या थे, तो अंतरिम कोच थे। ठीक है, अब 31 मार्च 2026 तक श्रीलंका पुरुष क्रिकेट टीम के कोच रहेंगे सनत जयसूर्या। ठीक है, लसित मलिंगा भी श्रीलंका के ही है, कुमार संकारा भी श्रीलंका के ही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, जिसको MEIL शॉर्ट में बोला जाता है, ने किस राज्य में 5 सौर संयंत्र चालू किए हैं? एक साथ में 5 सौर संयंत्र चालू किए हैं। किसने किए हैं? मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने। कहाँ कहाँ पर किए हैं, कितने मेगावाट के किए हैं, मैं सारी चीज़ें आपको बता दूंगा। ये शुरू कहाँ पर किए गए, तो महाराष्ट्र के अंदर। महाराष्ट्र में मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने एक साथ 5 सौर संयंत्र चालू किए हैं। ये संयंत्र किस लिए चालू किए हैं, पैसे कहाँ से आए थे, क्या थे, तो आपको पता होना चाहिए। एक योजना चल रही है प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियोग। ठीक है, उस योजना के तहत जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली इनका उद्घाटन भी किया था, उसको शॉर्ट में PM कुसुम योजना बोला जाता है। ये जो PM कुसुम योजना है, ठीक है, जिसकी फुल फॉर्म क्या है, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियोग। ठीक है, इसके तहत ही इनको बनाया गया था। ठीक है, और ये टोटल ये 5 जो सौर संयंत्र हैं वो कितनी बिजली का प्रोड्यूस करेंगे, तो 19 मेगावाट। 19 मेगावाट के ये संयंत्र हैं। ठीक है, सौर संयंत्र है 19 मेगावाट के, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ही इसका वर्चुअल उद्घाटन किया था। इसके अंदर एक तो संभाजी नगर के अंदर, कहाँ पर, संभाजी नगर, एक तो संभाजी नगर के अंदर था, और संभाजी नगर के अंदर जो इसको डाला गया था वो 3 मेगावाट का था। कितना, एक। पांचों के नाम इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक नांदेड़ में था, नांदेड़ कहाँ पर है, नांदेड़ भी है महाराष्ट्र के अंदर, और नांदेड़ बड़ा कितना था, 5 मेगावाट का था। ठीक है सर, एक तो संभाजी नगर के अंदर 3 मेगावाट का था, एक नांदेड़ में 5 मेगावाट का था, एक कोल्हापुर के अंदर 3 मेगावाट का था। कोल्हापुर में 3 मेगावाट का था। सर ये कोल्हापुर का है, तो कोल्हापुर भी महाराष्ट्र के अंदर, एक अकोला के अंदर 3 मेगावाट का था। ये टोटल सब मिला के 19 मेगावाट बिजली ही प्रोड्यूस करेंगे, इस चीज का ध्यान रखना। एक बुल्डाना के अंदर 5 मेगावाट का और था। तो ये थी कंप्लीट योजना, देख लो इसको एक बार। मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने महाराष्ट्र के अंदर एक साथ 5 सौर संयंत्र चालू किए थे। ये जो सौर संयंत्र है ये प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियोग, जिसको PM कुसुम बोला जाता है, उसके तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कल इनका वर्चुअल उद्घाटन किया था। इसके अंदर 5 यूनिट में, एक संभाजी नगर के अंदर 3 मेगावाट की है, एक नांदेड़ के अंदर 5 मेगावाट की, एक कोल्हापुर में 3 मेगावाट की, अकोला में 3 मेगावाट की, और बुल्डाना में 5 मेगावाट की। तो ये इस प्रकार टोटल पूरी 19 मेगावाट बिजली उत्पादित होगी सौर ऊर्जा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, जर्मनी में भारत के नए राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? कल जो भारत के प्रमुख राजदूत थे उनकी नियुक्तियों में चेंजमेंट हुआ था। ठीक है, जो पहले कहीं लगा था सबका इंटर ट्रांसफर हुआ था, उसके तहत जर्मनी में भारत के नए राजदूत के रूप में किनको नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन 1 है अजीत विनायक, ऑप्शन 2 है सुनील खोखर, ऑप्शन नंबर 3 है किशोर गिटाला, और ऑप्शन नंबर 4 है विनय शर्मा। इसमें राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 अजीत विनायक। अजीत विनायक को जर्मनी में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, अजीत विनायक 1991 बैच के अधिकारी हैं, IAS अधिकारी हैं, 1991 बैच के अधिकारी हैं। ठीक है, इनका पूरा नाम क्या है? तो अजीत विनायक गुप्ते इनका पूरा नाम है, और जर्मनी के अंदर भारत के अगले राजदूत के रूप में इनकी नियुक्ति हुई है। इसके अलावा अगर वर्तमान में इनकी नियुक्ति कहाँ पर है? तो ये वर्तमान में
मिस्र में भारत के राजदूत के रूप में। कहां पर? मिस्र में, वर्तमान में मिस्र में। ये भी वर्तमान में है, मिस्र में। अच्छा, वर्तमान में मिस्र में है और अगला कार्यकाल इनका कहां पर होगा? तो जर्मनी में होगा। ठीक है, इससे पहले ये 2017 से 21 तक, कब? 2017 से 21 तक डेनमार्क के अंदर भारत के राजदूत रह चुके हैं। ये तो इनके बारे में इंपॉर्टेंट चीजें होगी। जो अजीत विनायक है वो वर्तमान के अंदर मिस्र में भारत के नए राजदूत है, पुराने 2017 से 21 तक डेनमार्क में राजदूत रहे हैं। और इसके अलावा 1991 के ये अधिकारी हैं और अब इनकी अगली नियुक्ति होगी जर्मनी में भारत के राजदूत के रूप में। ठीक है, तो फिर जर्मनी के अंदर ही हो गए। फ्रांस में अगले राजदूत की नियुक्ति हुई थी कल, संजीव कुमार सिंगला। इंपॉर्टेंट है, संजीव कुमार है वो फ्रांस के अगले राजदूत नियुक्त हुए हैं। कौन हुए हैं? संजीव कुमार। ठीक है, और इससे पहले जो संजीव कुमार थे अभी वर्तमान के अंदर इजराइल के अंदर भारत के राजदूत है, वर्तमान में इजराइल के। अब सारी चीजों को समझाता हूं। मैंने राजदूत और जगह लिख के आपको कंफ्यूज कर दिया होगा, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देखो, जर्मनी में नए भारत के राजदूत के रूप में अजीत विनायक नियुक्त हुए हैं। इससे पहले जो अजीत विनायक थे, जो वर्तमान के अंदर अजीत विनायक है, वो मिस्र के अंदर है। 2017 से 21 तक ये डेनमार्क में भारत के राजदूत के रूप में काम कर चुके हैं। 1991 बैच के अधिकारी हैं। इसके अलावा संजीव कुमार है, उनको फ्रांस का नया राजदूत नियुक्त किया है और वर्तमान में संजीव कुमार जी इजराइल में भारत के राजदूत हैं। तो ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर था जिसको आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दीपा कर्माकर 25 वर्ष बाद संन्यास की घोषणा की है। वे किस खेल से संबंधित थी? यानी 25 साल खेल खेलने के बाद इन्होंने कल शारीरिक कमजोरी का हवाला देते हुए, शारीरिक थकावट का हवाला देते हुए अपने करियर से संन्यास लिया है। दीपा कर्माकर वो किस खेल से संबंधित है? तो वो जिम्नास्ट की खिलाड़ी है। जिम्नास्ट की खिलाड़ी है दीपा कर्माकर, जिन्होंने 25 वर्ष के बाद में संन्यास लिया है। ठीक है, और उन्होंने संन्यास लेते हुए कल ट्वीट भी किया था कि शारीरिक थकावट के चलते मैं अब मेरे जिम्नास्टिक खेल से संन्यास लेती हूँ। ठीक है, इनकी उपलब्धियों की बात की जाए ना तो 2016 के अंदर जो रियो के अंदर ओलंपिक हुआ था उसके अंदर इन्होंने चौथा स्थान प्राप्त किया था। ठीक है, तो 2016 रियो ओलंपिक, फोर्थ रैंक मिली थी 2016 के रियो ओलंपिक के अंदर। इसके अलावा 2018 का जो विश्व कप था उसमें भारत का पहला जिम्नास्टिक का स्वर्ण पदक भी दीपा कर्माकर ने दिलाया था। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। 2018 विश्व कप में भारत का पहला जिम्नास्टिक स्वर्ण पदक किसने दिलवाया था? तो दीपा कर्माकर ने दिलवाया था और ये जिम्नास्टिक खिलाड़ी है। इसके अलावा 2016 में रियो ओलंपिक के अंदर इनको चौथी रैंक मिली थी। इसके अलावा इनको जो कुछ रत्न पुरस्कार मिले हुए हैं वो इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर एक तो इनको पद्मश्री मिल चुका है, अर्जुन पुरस्कार मिल चुका है और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार इनको मिल चुका है। तो कौन कौन से? पद्मश्री, अर्जुन पुरस्कार और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिल चुके हैं। और ये हैं दीपा कर्माकर, जिनका खेल है जिम्नास्ट, और इन्होंने 25 साल इस खेल को खेलने के बाद शारीरिक कमजोरी का हवाला देते हुए अपने कैरियर से, इस गेम से संन्यास लिया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का अपना अगला क्वेश्चन क्या है? आप देखो, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट की क्वालिटी पसंद आ रही है, आपको लग रहा है कि प्रत्येक चीज़ को बड़े ध्यान से समझाया जा रहा है, कोई भी लापरवाही नहीं बरती जा रही है, ना ही फालतू की बातें की जा रही है, केवल कंटेंट से मतलब है, और आप भी अगर अपना कीमती टाइम बचा के करंट अफेयर में अच्छा स्कोर करना चाहते हो, स्टैटिक्स जीके में अच्छा स्कोर करना चाहते हो, तो आपको ज़्यादा कुछ ही नहीं करना है। आप हमें अप्रिशिएट करोगे तो हम आपको और अच्छा कंटेंट देंगे। आपको और अच्छा कंटेंट मिलेगा तो आपके सिलेक्शन की संभावनाएं और अधिक होगी। इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ मत करना। आप अप्रिशिएट करने के लिए आपसे कोई फीस नहीं मांगी जा रही है, आपको बस इतना सा कहा जा रहा है कि आप लाल वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर दिया करो, क्योंकि आपके लिए जब कोई सुबह आता है जल्दी, इतनी मेहनत के साथ कंटेंट तैयार करता है, फिर आपको टाइम से पढ़ाता है और सबसे इम्पोर्टेंट है आप तक उसको पहुँचाता है, उसके बाद अगर आप उसको सब्सक्राइब करने, लाइक करने, शेयर करने, कमेंट करने से कतराते हो तो ये ठीक नहीं लगता है, नैतिक रूप से ठीक नहीं है। बाकी आपकी मर्जी, कर देना लाइक वाइक अगर अच्छा लगे तो, कमेंट वमेंट कर देना। अपन तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में किस क्रम के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए? कल द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली के अंदर, जगह याद करना,
नई दिल्ली में 70वें क्रम के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए थे। कौन से क्रम के? 70वें क्रम के। ज्यादा इसके अंदर यही संभावना रहती है कि यही क्वेश्चन पूछ रहे, इसी प्रकार पूछा जाता है, क्रम ज्यादा पूछा जाता है, तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को इस प्रकार से डिजाइन किया है। तो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जो कि भारत की राष्ट्रपति है, उन्होंने नई दिल्ली के अंदर 70वें क्रम के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए थे। ठीक है सर, इसके अंदर कौन कौन से क्या क्या पुरस्कार दिए गए? एक तो मैं आपको कब से पढ़ा रहा हूँ मिथुन चक्रवर्ती के बारे में। मिथुन चक्रवर्ती को क्या दिया गया था? सबसे इंपॉर्टेंट, मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको मिला था? मिथुन चक्रवर्ती को मिला था। इसके अंदर टोटल 10 लाख रुपए दिए जाते हैं। दादा साहब फाल्के जो भारतीय सिनेमा है उसके अग्रदूत या जनक के रूप में उनको जाना जाता है, और इनको इनके नाम पर ही दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। और इस बार का मिथुन चक्रवर्ती को मिला है मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, 17वें क्रम के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिए जा रहे थे। ठीक है, इसके अलावा ऋषभ शेट्टी, ऋषभ शेट्टी को आप जानते होंगे। ठीक है, उनकी जो मूवी कंतारा थी उसके लिए उनको श्रेष्ठ अभिनेता का खिताब दिया गया था। किसको? ऋषभ शेट्टी को। ठीक है, इसके अलावा अगर श्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करें तो नित्या मेनन को दिया गया था। ठीक है, और उनको नित्या मेनन को ये क्यों दिया गया था? तो उनकी जो मूवी थी थिरुचित्रम्बल, जो थिरुचित्रम्बल नाम से उनकी जो मूवी थी, उनके लिए उनको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया था। ऋषभ शेट्टी को कंतारा के लिए श्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, अट्टम जो मूवी है, अट्टम मूवी याद रखना नाम, अट्टम मूवी को बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड दिया गया था। ठीक है, इसके अंदर अट्टम मूवी को बेस्ट फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला था। और जबकि जो आईना है, आईना मूवी है, आप जानते हो, आपने देखी होगी, आप शौकीन हैं, आईना मूवी है, उसको सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया गया था। इसके अंदर 2 प्रकार के पुरस्कार मिलते हैं, एक तो फीचर फिल्म का पुरस्कार मिलता है, एक गैर फीचर फिल्म का पुरस्कार मिलता है। जो फीचर फिल्म का पुरस्कार था वो तो मिला था अट्टम मूवी को, और आयना जो मूवी है उसको गैर फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया गया था। इसके अलावा सिंगिंग में भी 2 इंपॉर्टेंट पुरस्कार दिए गए थे, एक तो अपने अरिजीत सिंह जी हैं और एक बॉम्बे जयश्री है। तो अरिजीत सिंह जी उनको तो सर्वश्रेष्ठ पुरुष गायक के रूप में पुरस्कार मिला था, और जो बॉम्बे जयश्री हैं उनको महिला पार्श्व गायिका के रूप में बेस्ट अवार्ड मिला था। तो इनको सबको याद रखना है। एक बार इसको वापस क्विक रिवीजन करवा देता हूँ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने दिल्ली में 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए, जिसके अंदर मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त हुआ। इसके अलावा ऋषभ शेट्टी को कंतारा मूवी के लिए बेस्ट अभिनेता का अवार्ड मिला था। वहीं नित्या मेनन को उनकी जो मूवी थी थिरुचित्रम्बलम उसके लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया था। और अट्टम को सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो फीचर फिल्म है उसका अवार्ड मिला था। वहीं आईना को सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म का अवार्ड मिला था। इसके अलावा अरिजीत सिंह और बॉम्बे जयश्री को सर्वश्रेष्ठ पुरुष और महिला पार्श्व गायिका का पुरस्कार मिला था। इंपॉर्टेंट है, 70वें क्रम के, याद रख लेना, भूल मत जाना, एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहेगी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट, 2024 के भौतिकी के नोबेल पुरस्कार किनको दिया गया? कल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, भौतिकी यानी फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार किसको मिला था 2024 का? तो जॉन जे होपफील्ड और जेफरी ई हिंटन को दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर 3 इसमें राइट ऑप्शन होगा, ए तथा बी। इनको संयुक्त रूप से जॉन जे होपफील्ड और जेफरी ई हिंटन को 2024 का फिजिक्स का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, इनको ये क्यों दिया गया था? तो इनको कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क का उपयोग करके मशीन लर्निंग पर काम करने के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, तो आपको याद रखना है, जॉन जे होपफील्ड और जेफरी हिंटन को कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क का उपयोग करके मशीन लर्निंग में काम करने के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इन दोनों वैज्ञानिकों के नाम याद रखना। कल मैंने 2 बायोलॉजिस्ट के नाम बताए थे जो अमेरिका के वैज्ञानिक थे, जिनको भी जो माइक्रो आरएनए है उसकी रिसर्च के लिए अवार्ड दिया गया था, नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कल की क्लास में ही मैंने बताया है, तो जल्दी से मुझे कमेंट में ये बताओ कौन कौन से वो वैज्ञानिक थे, 2 अमेरिकी वैज्ञानिक कौन कौन से थे, और उनको किस लिए ये दिया गया था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, पेट्रोलियम अवसंरचना के लिए B2B फ्रेमवर्क समझौता किन 2 देशों के मध्य हुआ? ठीक है, B2B का मतलब तो क्या हुआ? बिजनेस टू बिजनेस, व्यापार से व्यापार, B2B समझौता। जहां पे B2C आता है इसका मतलब बिजनेस टू कस्टमर। तो B2B फ्रेमवर्क समझौता हुआ है, किन 2 देशों के मध्य हुआ है? तो 2 देशों के मध्य तो हुआ है, लेकिन उन 2 देशों की कोई बिजनेस फर्म होगी उनके मध्य ये समझौता हुआ है, तभी तो ये समझौता B2B समझौता हुआ। ठीक है, तो पेट्रोलियम अवसंरचना के लिए भारत और नेपाल के मध्य एक B2B व्यापारिक समझौता हुआ है। क्या है ये? तो
इसके अंदर एक तो भारत की इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है और एक जो नेपाल की नेपाल ऑयल कॉरपोरेशन है, वो दोनों इसके अंदर समझौता करेगी। समझौते के तहत क्या होगा, सिलीगुड़ी है, सिलीगुड़ी कहाँ पर आपको जानते हो भारत के अंदर है और चराली नेपाल के अंदर है। तो सिलीगुड़ी से लेकर चराली तक 50 किलोमीटर की लंबी पाइपलाइन का निर्माण करना पहले समझौते के अंदर। तो पहली शर्त तो ये रखी गई थी कि इस समझौते के तहत अपन क्या करेंगे, तो जो भारत के अंदर सिलीगुड़ी है भारत के अंदर और वहीं चराली नेपाल के अंदर, उनके मध्य 50 किलोमीटर की दूरी है, वहां पर एक पाइपलाइन डालेंगे। ठीक है, किन किन के मध्य हुआ था, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और नेपाल ऑयल कॉरपोरेशन के मध्य ये हुआ था। ठीक है, दूसरी शर्त क्या रखी गई, जो नेपाल के अंदर अमलेखगंज है, अमलेखगंज नाम की जगह है नेपाल के अंदर, अमलेखगंज से लोथर, लोथर भी नेपाल में, वहाँ 62 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन का निर्माण भी इस समझौते के तहत किया जाएगा। तो कहाँ से कहाँ तक, अमलेखगंज से लोथर तक, और भारत के अंदर सिलीगुड़ी से लेकर नेपाल चराली तक 50 किलोमीटर का तो वो, और 62 किलोमीटर का नेपाल में, ये तो पाइपलाइन बनाई जाएगी। इस परियोजना का उद्देश्य क्या है, तो 15 अरब रुपए के कुल निवेश के साथ में परिवहन लागत को कम करना, जो पेट्रोलियम की परिवहन लागत है उसको कम करना है 15 अरब रुपए के निवेश के साथ। कितने अरब रुपए निवेश करेगी, 15 अरब निवेश करेगी। और पेट्रोलियम के परिवहन को सस्ता करना इसका मुख्य उद्देश्य है, जिसके तहत भारत के सिलीगुड़ी से लेकर चराली नेपाल तक 50 किलोमीटर की पाइपलाइन और अमलेखगंज से लेकर लोथर तक 62 किलोमीटर की पाइपलाइन डाली जाएगी और 15 अरब रुपए खर्च करके पेट्रोलियम परिवहन लागत को कम किया जाएगा। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा की मेजबानी करेगा, विश्व जो दूरसंचार मानकीकरण सभा है उसकी मेजबानी कौन करेगा, तो उसकी मेजबानी अपना प्यारा भारत करेगा। भारत इस बार विश्व के दूरसंचार मानकीकरण सभा की मेजबानी करेगा। अक्टूबर के अंदर नई दिल्ली के अंदर करेगा। कहां पर, अक्टूबर में ही करेगा, होगी कहां, तो नई दिल्ली में। अक्टूबर के अंदर नई दिल्ली के अंदर विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा की, इसके अंदर एशिया प्रशांत क्षेत्र के देश शामिल होंगे और एशिया प्रशांत क्षेत्र के अंदर ये पहली बार ही आयोजित होने जा रहा है। कौन सी बार, पहली बार ये आयोजित होगा। इसके अंदर 190 से अधिक देश शामिल होंगे। ठीक है, और 3000 से ज्यादा वैश्विक नेता और विशेषज्ञ इसके अंदर भाग लेंगे। तो कितने, 190 से अधिक देश शामिल होंगे, 3000 से अधिक इसमें नेता शामिल होंगे। इसके अंदर होगा क्या, तो इसके अंदर जो 6G हो गया, AI हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, बिग डेटा हो गया, साइबर सुरक्षा हो गई और क्वांटम तकनीक होगी, उनके मानक तय किए जाएंगे कि उनको कहाँ तक प्रयोग करना है। और अगर वो किसी भी स्थिति के अंदर इन फ्यूचर किसी के लिए घातक नहीं हो तो उनके मानक तय करने पर ये सभा होगी। इसके अलावा AI भारत के अंदर क्या है, 5G 6G क्या है, ठीक है, उसको लेकर जो भारत के अंदर सतत विकास के लक्ष्य हैं उनको हासिल करना भी इसका मुख्य उद्देश्य रहेगा। तो ये चीजें रहेगी विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा की, जिसकी मेजबानी नई दिल्ली के अंदर अक्टूबर के अंदर कौन करेगा, भारत करेगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आज का अंतिम क्वेश्चन, 21वें आसियान भारत सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत की ओर से लाओस कौन जाएंगे, तो सबसे इंपॉर्टेंट तो है 21वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन होगा और वो लाओस के अंदर होगा और वहां पर भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, एक तो लाओस में जाएंगे, कौन जाएंगे, मोदी जी जाएंगे, 21वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन के लिए जाएंगे। लेकिन ये लाओस के अंदर 2 काम करके आएंगे। पहला काम तो होगा कि 21वें आसियान भारत सम्मेलन में भाग लेंगे, दूसरा काम होगा 19वें जो पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन है उसके अंदर भाग लेंगे। तो ये दोनों काम से जा रहे हैं। दूसरा काम है 19वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के अंदर भाग लेना। तो इंपॉर्टेंट है, दोनों चीजें ध्यान रखना। ठीक है, तो ये था आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जिसको अपन ने डिटेल एनालिसिस के साथ समझने की कोशिश की। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट की क्वालिटी और मेरी मेहनत अच्छी लग रही है तो आपको वही चीजें करनी है जो हर बार करते हो आप। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और एक अच्छा सा कमेंट। मिलते हैं फिर नए सेशन के साथ, तब तक अपनी पढ़ाई जारी रखो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। टेक केयर, जय हिंद।